अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन और अपने चलते हैं, थोड़ा मैथ्स की तरफ चलते हैं, मैथ्स की तरफ चलते हैं। अभी एक सवाल आया और सवाल ने आपसे एक बात कही कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, तो ज़रा बताना। मैंने आपको 5 का वर्ग सिखाया, मेरे पुराने वीडियो पे जाओगे तो आपको 5 का वर्ग दिखेगा और मैंने बताया था जिसके इकाई का अंक 5 हो तो 5 हो, आगे 1 है तो 5 का वर्ग 25 लिखो और 1 में 1 और जोड़ो तो 2 1 कम 2, यानी आपका 225। मैंने आपसे बताया था अगर 25 है तो 5 का वर्ग 25 लिखो और इसके आगे 2 है तो 2 में 1 और जोड़ो 2 3 6। मैंने आपसे कहा था अगर 35 है तो 5 का वर्ग करो और 3 में 1 और जोड़ो 4 तो 4 3 12। मैंने आपसे कहा था 45 अगर है तो 5 का वर्ग करो और 4 में 1 और जोड़ो 4 5 20। बात समझ पा रहे हो? यानी साफ बात है कि किनारे 25, अगर किसी भी 5 वाली संख्या का वर्ग बनना है तो किनारे तो 25 आएगा, लेकिन आगे 2 संख्याओं का गुणनफल होगा और उन दोनों का अंतर 1 होगा। तो आप जरा देखना, 12 का गुणनफल 3 गुने में 4, ये 5 का वर्ग बन सकता है और इकाई के अंक पे 5 होने का। अगर यहाँ से बात करें तो 20 का मतलब 4 गुने में 20, 4 गुने में 5, तो इकाई का अंक देखो अंतर 1 है, यह भी बन सकता है। और यह देखो ये 6 गुने में 7, इकाई का अंतर दोनों का अंतर 1 है, यह भी बन सकता है। और ये 25 आ गया तो 5 गुने में 5, इस पे अंतर 1 नहीं आ रहा, ये कभी भी 5 वाली संख्या का नहीं बन सकता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 यानी साफ 25 कभी नहीं बन सकता, साफ 25 कभी नहीं बन सकता, है ना। तो आपका 25 कभी नहीं बन पाएगा, आपका उत्तर 25 हो जाएगा, आपका उत्तर 25 हो जाएगा। समझ पाए? 25 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। ध्यान देना भाई, ये जो मान लीजिए आपका सवाल आया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो 2 को 8 से भाग दिया 4 आ गया और फिर 4 को 16 में से घटाया तो 12 आ गया, यानी ये साफ 12 आ गया। अभी हम चर्चा करेंगे इस 12 में जब 3 से भाग देंगे, 12 में जब 3 से भाग देंगे तो 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और गुना हुआ रहेगा। और इसमें 5 से भाग देंगे जब 60 में, 5 से जब 60 में भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 12 चौको क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। फिर से समझना, 2 को 8 में भाग दिया 4 गया, 16 में से 4 घटाया 12 आया, 12 को 3 से भाग दिया तो आपका 4 आ गया और इस 5 को 60 में भाग दिया तो आपका 12 आ गया। बीच में गुने का निशान है तो 12 गुने में 4 मीन्स 48, आपका 48 उत्तर हो जाएगा, आपका 48 उत्तर हो जाएगा। बात समझ पाए? आपका 48 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। भैया देखो जरा ध्यान देना, जोड़ की बात कर रहा है तो सबसे पहले इकाई का अंक पकड़ो, 2 सप्पे है कोई समस्या नहीं, 2 सप्पे है ऐसे जोड़ी लो, 1 4 1 5 5 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 2 5 2 7 7 8 7 15, 8 7 15 15 1 16 के 6 और दशमलव लग जाएगा, 62 दोनों पे है। अब आगे का जोड़ लो, है ना, 2 5 2 7 8 7 15 1 16 के 6, 1 हासिल आया है, 9 6 15 15 3 18 1 19 हो जाएगा, तो 19.62 हो जाएगा, 19.62 हो जाएगा, है ना। बात समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। कह रहा है 4/5 और 2/3 के बीच के अंतर क्या होगा? तो 4/5 की बात कर रहा है और डिफरेंस ऑफ कह रहा है 2/3। तो भैया बहुत सिंपल सवाल है, देखो इसका गुना यहाँ 4 3 12, इसका गुना यहाँ 5 दूनी 10 और बीच में अंतर और इसका दोनों का गुना 5 3 15। तो आपका क्या हो गया? 12 में से 10 गया 2 और 2/15, तो उत्तर आपका क्या आ गया? 2/15, ऑप्शन नंबर बी।
2/15 हो गया। फिर से समझना, 4/5 माइनस 2/3 ये हो गया। 3 का गुना यहाँ 12, 5 का गुना यहाँ 2 10, तो 12 में से 10 गया 2, और 5 का गुना यहाँ पे 5 यहाँ 15, तो आपका 2/15 उत्तर क्या हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत हल्के हल्के सवाल है। पहले आप हल्के सवाल करना सीखो, फिर आगे हम लोग इससे थोड़ा सा और टफ सवाल लेके आएंगे। चलते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, कह रहा है 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक 30 है, 60 है और 72 है। इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमने करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है जो सब में हो। अभी बात करें अगर इन दोनों की, तो इन दोनों में 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 60 कट गया। मेरी बात समझना, मासा हम कैसे निकालते हैं, और आज ही सिखाएंगे लासा भी कैसे निकालते हैं। चलो देखो, मासा कैसे निकालते हैं। हमने कहा 30 और 60 में, 30 दोनों में है लेकिन 60 नहीं है, तो 60 कट गया, ठीक है ना, 30 है। अब चले आते हैं 30 और 72 में। 30 और 72 में अगर गौर करके देखा जाए तो 6 पंचे 30 और 12 छंगी 72, 6 पंजे 30 और 12 छंगी 72, 6 एक संख्या है जो दोनों में है, तो आपका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। 30 और 60 में 30 कॉमन मिला तो 60 कट गया, और 30 और 72 में 6 कॉमन मिला तो बाकी सब कट के 6 उत्तर में आ गया मासा के रूप में, है ना। तो मासा के रूप में अगर मान लीजिए इसी 30, 60, 72 का लासा निकालना होता, अगर आपको 30, 60 और 72 का लासा निकालना होता तो हम क्या करते, सबसे बड़े वाले को रोक लेते, सबसे बड़े वाले को ऐसे रोक लेंगे। 30 का लासा 60 होगा, यानी 30 तो सीरीज के बाहर हो गया। अब इन दोनों का लासा निकाल लेते, तो 12 छंगे 72 और 12 पंजे 60, तो 12 इसमें है। अब 72 का 5 से गुणा कर देते तो 360 आपका लासा हो जाता। लासा और मासा हम दोनों इसी एक ही जगह पे कट पिट करके निकाल सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, है ना। चलो सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, कह रहा है 15, 30, 24 का लघुत्तम लासा, तो बहुत बढ़िया है। 15, 30 और 24 का लासा, हमने कहा सबसे बड़े वाले को गोल मारे, और 30 में ही 15 है, 15 कट गया। यानी अभी क्या कहा, 15 और 30 का लासा निकालते तो 30 ही आता, इसका मतलब सर 30 के लिए 15 को कट कर दिए। अब 30 और 24 में देखना है, तो 30 में 24 का कौन सा भाग है, 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 6 जो है 24 वाला वो 30 में समाहित है, तो 6 हटा दिए, बचा कौन, 4। और 4 में अगर देखा जाए तो इसी 4 को अब इसमें गुना कर लेंगे, और 3 चौको 12, 120, तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 120 हो जाएगा। फिर से समझते हैं बच्चा, 15 और 30 का लासा 30 होता है, तो 15 कट गया, और बचाया हमने कहा भैया 30 और 24 में अगर देखा जाए तो कॉमन संख्या क्या है, 6 है, तो 24 के 6 को उड़ा दिया, और उसके बाद बचा कौन, 4। इसी 4 को 30 में गुना करा करके हमने लासा पता कर लिया, तो हमारा लासा क्या हो गया, 120 हो गया, है ना भाई। तो लासा हमारा क्या हो गया, 120 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, ध्यान रहे 21 चॉकलेट, तो 5 किसी को दिया जा रहा है, किसी को 2 दिया जा रहा है, यानी टोटल मिला करके 7 दिया जा रहा है, और 7 के रूप में 21 दिया जा रहा है। तो आपसे कह रहा है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। अगर 7 के रूप में 21 दिया जा रहा है तो 1 के रूप में 3 दिया जाएगा, और छोटा 2 है तो 2 के रूप में 2 गुने में 3 बराबर 6 दिया जाएगा। तो ऑप्शन आपका 6 सही हो जाएगा। और बड़े को 5 के रूप में 5 तियाँ 15 दिया जाएगा, 5 तियाँ 15 दिया जाएगा, और 15 6 मिलके 21 हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो आपका उत्तर ये 6 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका 6 है। ठीक है ना भाई, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है भाई महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिमा द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत क्या है, महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है,
कह रहा है 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। मैंने कहा जो पूछा गया हो उसे ऊपर और जिससे पूछा गया हो उसे नीचे और गुने में 100 करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिशत का सिंबल प्रतिशत पढ़ाते समय यही बताया था। तो 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 5 6 56 और 7 अट्ठे 56 और 18 चौको 72। तो साहब हमारा क्या आ गया 72% और उत्तर क्या हो जाएगा आपका 72 है ना भाई। मैंने क्या बताया, जिसे पूछा गया है उसे ऊपर, जिससे पूछा गया है उसे नीचे, गुने में 100% का सिंबल हमारा प्रतिशत आ जाएगा। काटेंगे पीटेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे उत्तर लगाएंगे, है ना भाई, हो जाएगा ये आपका। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। बहुत बढ़िया सवाल कह रहा सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने 35 का 12%। मैंने कहा था 12%, हालांकि आप समझ सकते हो 4% का मतलब 1/25, तो 12% का मतलब होता है आपका 3/25। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना, एकदम बेसिक लगाओ। 35 का 12% तो 12/100 और आपका क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 20 बारी 100, 4 तिया 12 और 4 5 बारी 20 और 7 तिरके 21, 21/5 और दशमलव में जाएंगे तो 5 चौको 20 और 10 हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 4.2%, सॉरी 4.2 मेन वैल्यू हो जाएगा। उत्तर आपका 4.2 बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। 35 का 12%, 35 गुने में 12/100, 12 से कटेगा 4 से कटेगा 3 बारी 25 बारी ये जाएगा, 5 से कटेगा 7 बारी 5 बारी जाएगा, 7 तिक्के 21/5 और 5 चौको 20 और दशमलव 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका आंसर, है ना भाई। आगे आते हैं, बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24 का लाभ कमाता है। मैंने बताया कि 24 का लाभ कमाता है, यानी 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। आप बिल्कुल समझिएगा, कोई समस्या नहीं है, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। कह रहा है 24% का लाभ कमाता है, तो 24% का मतलब क्या होता है। अगर 4% का मतलब 1/25 तो 24% का मतलब 6/25 और भैया 25 रुपये पे 6 रुपये का लाभ कमाता है, यानी साहब 25 6 31/25, यानी क्रय मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य 31 है। लेकिन सवाल कह रहा है कि साहब 31 नहीं 434, 31 नहीं साहब 434, तो 31 एकम 1 का अगर अनुपात देखा जाए तो 31 एकम 31 और आपका बना कितना यहाँ पे, आपका बना कितना यहाँ पे 31 एकम 31 12 आ गया आपका और 4, तो 31 चौको 124, 31 चौको 124 तो आपका 14 आ गया। अगर 1 का भाग 14 है तो 25 का भाग गुन्ने में 14 और 14 25 का भाग 14, 25 दूना 50, 5 सत्ते 35, 350, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 350 रुपया। हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 350 रुपया। फिर से समझते हैं, 24% का मतलब 6/25 कैसे आया, 24/100 कैसे कटा, 4 छंगे 24 और 25 चौको 100, है ना। तो 25 भाग में से 6 भाग का लाभ होता है, अर्थात अगर बेचा जाएगा तो आपका 25 6 31 भाग में बेचा जाएगा और 25 भाग में खरीदा गया था। तो 31 भाग किसको कोरिलेट करता है 434 को, 1 भाग किसे करेगा 14 को, तो 25 भाग किसे करेगा 25 गुने में 14 बराबर 350। क्लियर है ना। ये तो रहा आपका अनुपात का नियम, ये तो रहा आपका अनुपात का नियम। और बेसिक फार्मूला लगाएंगे
तो भी उत्तर आएगा। हमने पढ़ाया कि CP बराबर SP, फार्मूला लगा दो उल्टा, 100/100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट यानी P, SP दिया गया है 434 गुने में 100/124, 24% का लाभ 124। 12 से अगर काटा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो आपका 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 25 चौको 100। ये 31 से कटेगा तो आ जाएगा 31 एकम 31 और 31 चौको 124 और 14 को 25 से तो 7 25 35, 350 हो जाएगा। तो 350 रुपया हो जाएगा, यानी रुपया 350। चाहे ऐसे लगाओ और चाहे वैसे लगाओ, उत्तर आपका आ ही जाना है ना भाई। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य, मैंने डब्बा नियम बताया था, याद रखना, डब्बा नियम बताया था। प्रॉफिट लॉस का वीडियो पलट के देखोगे तुमको डब्बा नियम मिलेगा। और डब्बा नियम क्या बोला है, कहता है ये CP होगा, ये MP होगा और ये SP होगा। इससे होगी बढ़ोतरी, इससे होगी बढ़ोतरी और इससे होगा बट्टा यानी छूट। ये सदैव घटता है और ये सदैव जुड़ता है, बस ये ध्यान देना है। अब आपसे कह रहा है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, तो छूट क्या दिया गया, 12%। और 12% का मतलब क्या होता है, 3/25 यानी 25 रुपये पे 3 रुपये की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। यानी सर ये 22 रुपये में मिला आपको, 25 रुपये की वस्तु 22 रुपये में मिली और मिलते समय उसको पे क्या करना पड़ा, 132 रुपया। 22 रुपये अगर 132 पे करता है तो यानी 1 रुपया 6 पे करेगा, तो 1 रुपया तो 25 रुपया गुने में 6, 25 छंगे 150, यानी अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा 150 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पे लगाया जाता है और विक्रय मूल्य प्राप्त किया जाता है, यानी ये नीचे वाला अंकित मूल्य होगा और ये ऊपर वाला विक्रय मूल्य होगा और ये ऊपर वाला बट्टा होगा। तो 25 रुपये की वस्तु को 3 रुपये का बट्टा देकर बेचा जाता है, यानी 25 में से 3 घटेगा तो 22 रुपये की वस्तु बिकेगी। और 22 की बजाय अगर 132 में बिक रही है, इसका मतलब 1 की बजाय 6 में बिकेगी और इसका मतलब 25 की बजाय 25 गुने में 6 150 में बिकेगी। तो बात समझ पाए आप, आपका आसानी से उत्तर 150 हो जाएगा। बाकी फार्मूला तुम उल्टा भी लगा सकते थे। अंकित मूल्य का फार्मूला है, अंकित मूल्य का फार्मूला MP बराबर, फार्मूला MP बराबर उल्टा चले जाएगा, SP वही 100/100 माइनस डिस्काउंट % बट्टा, तो आपका क्या हो जाएगा, SP आपका 132 दिया गया था, 100/100 में से जब आपका 12% घट जाएगा तो आपका 88% आ जाएगा। 88% 4 25 बारी और 4 आपका जाएगा तो कितना 22 बारी और 22 छंगे और 25 छंगे 150, तो ये भी आपका 150 हो जाएगा। आसानी से कोई बेसिक नियम भी लगा सकते हो और आप अनुपात का नियम भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं, 150 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का, एकदम बेसिक फार्मूला लगा दो। वैसे पेड़ नियम क्या कहता है, 1400 लिखो, 2 वर्ष जाना है, 2 वर्ष बनाओ। 10% का मतलब एक्चुअल में होता है 1/10, तो 1/10 लगाओ तो 1 0 कटेगा, 140 हो जाएगा, 140 इधर भी हो जाएगा। हालांकि पहले साल केवल 140 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल 140 पर भी कुछ मिलेगा, इसे 140 पर ब्याज मिलेगा, 1 0 कट जाएगा, 14 रुपया मिलेगा। तो कह रहा है रुपये का 2 साल का ब्याज क्या होगा, तो टोटल इतना ब्याज मिलेगा,
140 140 का मतलब 280 और प्लस में 14 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 294 रुपया। क्या 294 रुपया। तो आपका पेड़ मेथड आपने समझा दिया। पेड़ मेथड आपका 101/10 का नियम लगेगा। इवन यहाँ पर भी 1/10 का नियम लगेगा। तो आपका टोटल जुड़ जाएगा। ये टोटल जुड़ करके आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और क्या आ जाएगा 294 रुपया। बात समझ पाए। तो 294 रुपया हो जाएगा आपका इसका उत्तर। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तो हमने कहा 18 भी है, 27 भी है, एक अन्य संख्या भी है और तीनों का औसत भैया 30 है। तो हमने कहा कि तीनों जोड़ा जाएगा। तो 7 8 7 15 के 5 और 2 1 3 और 1 4, 45 प्लस यक्स बराबर 30 3 90 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 90 माइनस 45 हो जाएगा और बराबर 45 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी, है ना भाई। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल, कोई समस्या नहीं, बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। आगे आते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है जबकि व्यक्ति भी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। बहुत आसान सवाल है। एक व्यक्ति 48 मिनट में पूरा कर सकता है, अगला व्यक्ति 60 मिनट में पूरा कर सकता है और दोनों मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। तो 48 प्लस 60 लग जाएगा। हो गया उत्तर, खत्म कहानी, बॉल खत्म। क्या आ जाएगा भैया ये 48 गुने में 60 बट्टे में 48 और 60 का योगफल क्या हो जाएगा 8 6 108। 12 चौको 48 और 12 नवैया 108। 3 त्रिका 9 20 3 60। 20 चौको 80 बटे में 3, है ना। 3 से अगर काटा जाए तो 3 दूनी 6, 2 0 20, 3 छक्का 18, 26 हो गया, है ना भाई, है ऑप्शन में। उसके बाद बचा क्या 2/3 और 2/3 का मतलब ये तो तुम्हारा मिनट में आ गया। और आपको पता है 2/3 मिनट का मतलब क्या होता है 40 सेकंड। कैसे आता है 2/3 गुने में 60 तो 3 विषयम 20 दूना 40, यानी आपका क्या हो जाता है 40 सेकंड। तो इसे आप कह सकते हो 26 मिनट और 40 सेकंड। 26 मिनट और 40 सेकंड। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 26 मिनट और 40 सेकंड। क्या हो गया, यानी A इंटू बी। आपका जब दो व्यक्ति एक घंटे में दूसरा B घंटे में तो दोनों मिलके कितने घंटे में, तो ए बी बटे में A प्लस बी, यानी A गुने B बटे में A प्लस बी, यही नियम लगता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। A गुने में B बटे में A प्लस बी, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। आपका सवाल आसानी से आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भैया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है। यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चलेगा और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चलेगा। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करता है। बहुत बढ़िया सवाल है। यानी 600 मीटर की दूरी तय कर रहा है। एक पैदल चल रहा है, एक पैदल चल रहा है, एक साइकिल से चल रहा है, एक साइकिल से चल रहा है। अब आपसे कह रहा है कि दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। टोटल वो 45 सेकंड लेता है, 45 सेकंड। टोटल वो कितना लेता है 45 सेकंड लेता है, ठीक है ना। अब ये बात बताना, देखो मैं वही नियम लगाऊंगा झुंड वाला, पैर वाला और वगैरह वगैरह वाला। अब ध्यान देना थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं 5 मीटर चलता है पैदल और 20 मीटर चलता है साइकिल से। तो मैं कहता हूं सारी दूरी अगर वो 5 ही मीटर चले, सारी दूरी अगर वो 5 ही मीटर चले तो 45 सेकंड में पैदल अगर उसे चलना होगा तो 45 गुने में 5 चलेगा, 45 गुने में 5 चलेगा।
अगर 45 मिनट उसको चलना ही हो और सारा पैदल ही चले तो क्या करेगा, 45 सेकंड में 5 के हिसाब से चलेगा, तो 45 25 225, टोटल वो 225 मीटर चल पाएगा। अर्थात अगर पैदल भी चलता है तो 225 मीटर चल सकता है, यानी अभी भी उसके पास क्या बचा, अभी भी उसके पास 375 मीटर बचा। और इस 375 मीटर बचा तो इसको कौन चलेगा, यानी भाई अगर साइकिल से चलता तो 20 चलता है ना भाई, ये 5 चलता है और साइकिल से चलता है तो 20 चलता है, यानी 20 में से अगर तुमने टोटल 45 में 5 चला ही दिया तो बचा कितना, 15। तो अगर 15 की स्पीड से चलेगा तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, यानी साहब 25 सेकंड तो ये मजबूरन किससे चलेगा, साइकिल से। और अगर 25 सेकंड साइकिल से चलेगा तो ये बात गलत है, तो ये क्या चलेगा, 45 माइनस 25 यानी 20 सेकंड क्या चलेगा, 20 सेकंड ये पैदल चलेगा, 20 सेकंड ये पैदल चलेगा। तो राजेश ने साइकिल से कितनी तय की थी, तो 25 सेकंड, और अगर पैदल कहेगा तो 20 सेकंड। क्लियर हुआ ना, 25 सेकंड कैसे निकला, आसानी से समझ पाए, फिर से समझना मेरी बात को, फिर से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, फिर से समझना। मैंने कहा जो कम दूरी होती है सारे सेकंड को उसी पे चला देंगे, यानी मैंने कहा कि पैदल 5 मीटर चलता है, इसका मतलब 45 सेकंड पूरा 5 मीटर के अनुसार चले तो 45 सेकंड में 5 के हिसाब से 225 मीटर चल पाएगा। हालांकि उसने पूरी दूरी तय की है 600 मीटर, इसका मतलब साफ है 375 मीटर अभी बच रहा है। अब तो पैदल तो चल नहीं सकता, तो चलेगा किससे, साइकिल से। और अगर 5 मीटर आप चला चुके हो तो अभी साइकिल का 15 मीटर बचा है, और उस 15 मीटर से 375 अगर चलेगा तो 25 सेकंड आएगा। इसका मतलब साफ है साहब कि यही जो 25 सेकंड है यही आपका साइकिल द्वारा चला गया है, और टोटल 45 में से 25 निकालने पर 20 जो बचेगा वो किसके द्वारा चलेगा, पैदल। तो साइकिल से आपका 25 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, साइकिल से आपका 25 सेकंड आ जाएगा। बहुत बढ़िया।